टुडे इन वीडियो नंबर 34 वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर्स। इससे पहले हमने शॉर्ट आंसर्स देखे थे, सभी के सभी शॉर्ट आंसर्स हो चुके हैं एंड टुडे वी विल सी लॉन्ग आंसर्स। सो लेट अस मूव टू बुक एंड कॉपी। लेट अस सी लॉन्ग आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट? Write the importance of this movement in the history of Indian independence. So see here in the copy. See here, quit India movement means leave India immediately. Leave India immediately without any delay. It was a self-inspired and self-driven mass movement. It was started on 8th August 1942 and the aim was to gain freedom. The famous slogan "Do or Die" was the symbol. Okay, truth and non-violence was the main tools of this movement. Okay, so it is the basic information about this movement. ये कुछ उसकी बेसिक जानकारियां हैं जो आपसे पूछा गया है। नाउ देयर आर फॉलोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द मूवमेंट। पहला बोल रहा है इन द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज गोल्डन चांस टू पुट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेशर, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर ऑन ब्रिटिश टू फ्री इंडिया। यहाँ पे एक छोड़ दिए वो प्रेशर यहाँ पे होगा। इन द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज गोल्डन चांस टू पुट नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेशर ऑन ब्रिटिश टू फ्री India. Now second point, other large developed countries like America, China, etc. became aware of ये conditions है, aware of conditions in India and pressurized the Britain टू फ्री इंडिया। पहली बात कि ये टाइम था सेकंड वर्ल्ड वॉर का और ब्रिटेन पे ऑलरेडी प्रेशर था, तो ये गोल्डन चांस था इंडिया पे ब्रिटेन पे नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रेशर बनाने का, और उसका असर भी हुआ। जैसे यहाँ पे कुछ हैं चाइनीज़ एंड अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका जो है, चाइना जो है, ये सब चीज़ें उन्होंने ब्रिटेन को प्रेशराइज किया कि इंडिया को जल्द से जल्द फ्री करें। थर्ड पॉइंट, दिस मूवमेंट हैड क्रिएटेड मास अवेकनिंग एंड प्रिपेयर्ड अ ग्राउंड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। इस मूवमेंट के द्वारा एक तरह से मास अवेकनिंग, जो लोगों में जागरूकता है, वो हुई और एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जिससे कि इंडिया को आज़ादी मिलना श्योर हो गया था। सी फोर्थ पॉइंट, इट इज़ ट्रू दैट दिस मूवमेंट कुड नॉट सक्सीड इन इट्स डिक्लेयर्ड गोल। जो गोल डिक्लेयर हुआ था उसमें सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इट रियलाइज्ड ब्रिटिशर्स दैट द डिमांड फॉर द फ्रीडम कैन नॉट बी इग्नोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इससे ब्रिटिश को पहली बार आभास हुआ कि जो इंडियंस की डिमांड है फ्रीडम की, इसको लंबे समय तक उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। उनको आज़ादी आज नहीं तो कल देनी ही पड़ेगी। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, सो यू विल राइट इन द कॉपी। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिवोल्यूशनरीज? What method did they adopt against the British administration? तो पूछ रहा है कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं, जो हैं रिवोल्यूशनरीज, इनके बारे में, और इन्होंने कौन कौन से मेथड्स
अपनाए। सीन द here the revolutionaries were extended from the extremists, जो extremists थे उन्हीं का extended form था revolutionaries। ये लोग थोड़ा कम वायलेंसफुल थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही वायलेंसफुल थे, तो ये इन्हीं का जस्ट एक एक्सटेंशन फॉर्म है। ड्यू टू रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल, revolutionaries and their movement started in India नियर अबाउट 1890। तो जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी रिएक्शनरी, हर चीज़ में रिएक्शन देना, उन्हीं की वजह से इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और वो कब वाला लगभग नियर अबाउट 1890 में। ओके, चापेकर बंधु, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वेयर द मेन रिवोल्यूशनरीज। ये क्या है, कुछ उनके नेम्स हैं, आपको लिखने हैं। दे बिलीव दैट फ्रीडम कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू नॉन वायलेंस मेथड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। इनका मानना था कि जो आज़ादी है ब्रिटिश से, वो हमें हाथ जोड़ के नॉन वायलेंस के तरीके से नहीं मिलेगी, और न ही कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार के माध्यम से मिलेगी। दे बिलीव दैट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रूल कैन बी गेन ओनली बाय वायलेंस एंड थ्रेट्स टू द ब्रिटिश। उनका मानना था कि जो फ्रीडम है वो हमें सिर्फ वायलेंस करके, ब्रिटिश को मार के, उनको भगा के, धमका के ही मिल सकती है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दे वर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिवोल्यूशनरीज टू अचीव फ्रीडम। यहाँ पे कुछ उनके काम करने के तरीके हैं, यहाँ देखिए। दे फॉर्म्ड सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड सेटअप कम्युनिकेशंस इन ईच पार्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले उन्होंने एक संस्था बनाई, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और देश के हर पार्ट में उन्होंने एक अपनी सीक्रेट सर्विसेज इस्टेब्लिश की। They prepared their own army members and imparted them military training। उन्होंने खुद की एक अपनी आर्मी बनाई, मेंबर्स तैयार किए, और बहुत सारे तो ऐसे थे जो दूसरे देशों से ट्रेनर्स या ट्रेनिंग दिलवाते थे अपने आर्मी को। रिवोल्यूशनरीज कलेक्टेड एंड इम्पोर्टेड आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। बहुत लोगों ने आर्म्स इकट्ठा किए, हथियार और जो गोला बारूद है इसको इकट्ठा किया नेशनल लेवल पे। कुछ देसी बमबारी हुई या बम बनाए गए, कुछ विदेशी बम मंगाए गए, तो इस तरह से उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें इकट्ठा की। दे प्रोपोगेटेड देयर आइडियोलॉजी थ्रू न्यूज़पेपर एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो काम करने का, जो सोचने का तरीका था, लोगों तक पहुंचाया किसके माध्यम से? न्यूज़पेपर एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर है, पोस्टर है, आपका टेलीग्राम है, ओके, इसके माध्यम से लोगों तक, या जो जनसभाएं हैं, इनके माध्यम से उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। टू थ्रो बम इन द सेंट्रल असेंबली, ठीक है। फिर काकोरी केस, किलिंग ऑफ जज इन मुजफ्फरपुर, अलीपुर बम केस, ये सब कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिवोल्यूशनरीज ने अंजाम दिया, उसको फुलफिल किया। ये जो था टू थ्रो बम इन सेंट्रल असेंबली, ये भगत सिंह का था। काकोरी केस में, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों ने ट्रेन को लूटा था। खजाना जो था ब्रिटिश का आ रहा था, तो काकोरी में ही उन्होंने, काकोरी स्टेशन है, वहाँ पे पहुँचने के पहले ही उस जगह पे इन्होंने जाके ट्रेन को चेन खींच के उनका पूरा खजाना लूट लिया था। ये था काकोरी केस। फिर जो जज था मुजफ्फरपुर का, वो बहुत ही दुष्ट किस्म का था, तो उस पर इन्होंने बम भी फेंका, उसको मारा, लेकिन वो बच गया। उसकी जगह पे कोई और उस समय सवारी कर रहा था, तो वो मारे गए, लेकिन वो बच गया। लेकिन फिर भी ये केस तो हुआ। इस तरह से अलीपुर बम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अंजाम दिया। लेट अस सी द नेक्स्ट।
Why was the Indian National Army set up and write about its conditions to the freedom struggle of India? Okay, see here in the copy. यहाँ पे पूछ रहा है इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में. सो सी, कैप्टन मोहन सिंह, a British soldier and prisoner of Second World War, formed the Indian National Army in February 1942 in Japan. ये कहाँ बनाया गया था? जापान में. The main aim of the army was to struggle for the freedom of India. इनका मेन क्या था? इंडिया की आज़ादी के लिए संघर्ष करना. In 1943, Subhash Chandra Bose reached in Japan and soon he was made the supreme commander of the army. Okay, 43 में सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे और उनको जल्दी ही बना दिया गया सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी. सुभाष चंद्र बोस क्या है? सुभाष चंद्र बोस प्लेज्ड, यहाँ पे प्लेज्ड होगा, शपथ लेना. प्लेज दैट ही वुड फाइट फॉर फ्रीडम टिल हिज लास्ट ब्रीथ. उन्होंने शपथ ली थी कि वो मरते दम तक, अंतिम सांस तक इंडिया की आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे. एंड गेव द स्लोगन दिल्ली चलो एंड एनकरेज सोल्जर्स. उन्होंने दिल्ली चलने का स्लोगन दिया. और दिल्ली क्यों चलना था? क्योंकि दिल्ली मेन राजधानी थी वहाँ पे और इस तरह से मेन कैपिटल थी इंडिया की, तो वहाँ पे कब्जा, मतलब पूरे देश पे कब्जा हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे उनका था दिल्ली चलो. एंड एनकरेज सोल्जर्स एंड आल्सो सेड दैट तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ऐसे लिखना है, उल्टा नहीं लिखना है कि तुम मुझे आज़ादी दो मैं तुम्हें खून दूंगा. ऐसा नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ओके. ही मूव टू रंगून. इस तरह से उन्होंने कहाँ पे गए? फिर रंगून में. डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी एंड इंटर्ड इन इंडिया क्रॉसिंग इंडो बर्मा बॉर्डर. ये बर्मा है, इंडो बर्मा बॉर्डर इन 1944. ही होस्टेड द तिरंगा फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फ्री लैंड ऑफ इंडिया. मैंने बताया था कोहिमा एंड नागालैंड. आर्मी कैप्चर्ड नागालैंड एंड कोहिमा आल्सो, बट आफ्टर दैट आर्मी वॉज डिफीटेड. नागालैंड तक तो वो आसानी से जीते हुए आ गए, लेकिन फिर उसके बाद उनका डिफीटेड टाइम शुरू हो गया. इन 1945 सुभाष चंद्र बोस वही डाइड इन एन एयर क्रैश एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइल्ड केस अगेंस्ट द सोल्जर्स. इसमें उनको एयरप्लेन क्रैश हो गया और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केस दर्ज किया. जो भी थे सोल्जर्स और आर्मी, पूरे आर्मी पर उन्होंने केस कर दिया ब्रिटिश ने. बट ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज देम, उनको फिर जल्दी ही आज़ाद भी कर दिया गया. सो देयर आर फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्मी. तो ये कुछ उनके आर्मी के कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं. लेट अस सी. द इंडियन नेशनल आर्मी डेवलप्ड अ डीप फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड पेट्रियोटिज्म अमंग इंडियंस. इस तरह से ये आर्मी इंडिया को आज़ाद नहीं करा पाई पूरी तरह से, लेकिन एक प्रयास तो किया और उसी प्रयास में उन्होंने एक फीलिंग को डेवलप किया, एक देशभक्ति की भावना को डेवलप किया. आर्मी इंस्पायर्ड इंडियन एयरफोर्स, और उसी की वजह से आज भी इंडियन एयरफोर्स उस आर्मी से इंस्पायर्ड है. इसको ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आज भी इंडियन एयरफोर्स जो आर्मी है, आर्मी का पार्ट है, आज भी वो सुभाष चंद्र बोस और उनकी आर्मी से इंस्पायर्ड है. पूरी आर्मी की इंस्पायर्ड है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सभी उनसे इंस्पायर्ड है, क्योंकि पहली इंडियन आर्मी थी वो. इंस्पायर्ड एयरफोर्स एंड नेवी फॉर रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. जो आज जो नींव है इंडियन आर्मी की, वो किसकी दी हुई है? इंडियन नेशनल आर्मी या सुभाष चंद्र बोस की. ये उसका इम्पोर्टेंस है, इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसको ध्यान रखिएगा. सी द नेक्स्ट.
हाउ वॉज द बैकग्राउंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग एक्सप्लेन। तो पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, मुस्लिम लीग के द्वारा, इसको देखना है। तो हम पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग के बारे में कि मुस्लिम लीग है क्या, कैसे बनी। सी है, फ्रॉम द बिगिनिंग ब्रिटिश, स्टार्टिंग से ही ब्रिटिश को क्या चाहते थे, ब्रिटिश कंपनी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, ये उनकी पॉलिसी थी शुरू से ही, बिगिनिंग से ही। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, अब देखिए कांग्रेस बनने के बाद ब्रिटिश वांटेड टू प्रमोट एन एंटी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस बनने के बाद ब्रिटिश का प्रयास था कि इसके अपोजिट एक और पार्टी खड़ी हो, और वो कैसी हो, इनके जस्ट अगेंस्ट। तो यदि कांग्रेस हिंदुओं की है तो एक पार्टी कैसे होनी चाहिए, मुस्लिमों की, ताकि इनको धर्म के आधार पर बांटा जा सके। तो उनका शुरू से प्रयास था कि कांग्रेस के अपोजिट एक और पार्टी हो जो बात बात में इसका विरोध करे, इनके एंटी हो। एंटी मीन्स विरोधी। अब देखिए, लॉर्ड मिंटो वॉज द प्रमोटर ऑफ द मुस्लिम कम्युनलिज्म, जो संप्रदायवाद की भावना थी इंडिया में, हिंदू मुस्लिम करने की, अलग करने की, किसकी दी हुई थी, लॉर्ड मिंटो। यहाँ देखिए, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड मिंटो आगा खान established ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 13 दिसंबर 1906। इसी लॉर्ड मिंटो की वजह से इसको थोड़ा हौसला देना शुरू किया आगा खां को, और फिर आगा खां ने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई 13 दिसंबर 1906। लीग ऑलवेज वर्क विथ अ सेंस ऑफ डिवोशन टुवर्ड द ब्रिटिश राज, और इस तरह से मुस्लिम लीग ने हमेशा किसके फेवर में काम किया, ब्रिटिशों के फेवर में और हिंदुओं के अगेंस्ट। देयर वॉज फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ बैकग्राउंड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान का बनने का जो बैकग्राउंड है वो नीचे आपको मिलेगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुक से नहीं मिलेगा, हमने इसको अलग से सर्च करके लिखाया था, आप भी देखिए। चौधरी रहमत अली, ध्यान रखिए, चौधरी रहमत अली अ मेंबर ऑफ लीग, मुस्लिम लीग, यूज्ड फर्स्ट टाइम वर्ड पाकिस्तान। जो पाकिस्तान शब्द है, ये जो वर्ड है, ये पहली बार किसने यूज किया था, चौधरी रहमत अली। अब देखिए, इन 1930 इन इलाहाबाद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अरोज द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन। अब पाकिस्तान तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान एक देश के रूप में होगा, ये पहली बार किसने कहा था, मोहम्मद इकबाल ने। और कब, 1930, कब, इलाहाबाद सेशन में एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान को पहली बार जो मांग की वो किसने की, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अब देखिए, अर्लियर नेशनलिस्ट, उसके बाद जो हुए मिस्टर जिन्ना बिकेम कम्युनल एंड डिमांडेड द थ्योरी ऑफ टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन अक्टूबर 1938। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उसके बाद जो आए, उन्होंने अब पाकिस्तान एक अलग देश बनने की डिमांड को भी उठाना शुरू कर दिया। इसने तो पाकिस्तान शब्द यूज़ किया, इसने पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट दिया होना चाहिए। अब डिमांड जो की किसने की, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यहाँ पर तीन है, चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल और जिन्ना, तीनों के अलग अलग काम हैं। चौधरी रहमत अली ने वो शब्द दिया पाकिस्तान का, इन्होंने एक अलग देश की कल्पना की और उन्होंने उस कल्पना को साकार कर दिया डिमांड करके। कब, 1938 में। तो इस तरह से देखिए पाकिस्तान अब धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है। इन 1941 द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान बिकेम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुस्लिम लीग। 41 तक आते आते पाकिस्तान एक देश के रूप में जो लक्ष्य था वो एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में बन गया, किसका, मुस्लिम लीग का। इन 1942 द क्रिप्स मिशन सपोर्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान
एंड एडेड फ्यूल टू द फायर। और मुस्लिम लीग की इस मांग को क्रिप्स मिशन ने तो बिल्कुल सपोर्ट ही कर दिया और एक तरह से आग में घी डालने वाला काम कर दिया। मुस्लिम को सपोर्ट करने से इनका हौसला और बढ़ गया और एक अलग देश बनने की डिमांड और तेज हो गई। तो किसने किया? क्रिप्स मिशन ने। अब देखिए और डिमांड तेज हो गई, हिंसा, मारामारी, ये सब शुरू हो गया। इन 23 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान एंड डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 पार्ट। फिर 47 में आते आते इतनी तेज मांग बढ़ गई कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और इंडिया को 2 पार्ट में बांट दिया। फिर ऑन 14 अगस्त 47 में ही हमारी आज़ादी के एक दिन पहले पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में बन गया और खुद सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रूल कंट्री बन गया। तो इंडिया का जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 14 अगस्त को, हमसे एक दिन पहले। ओके, सी हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बुक। सी हियर, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज मेड एंड व्हाई डिड कांग्रेस एक्सेप्टेड द पार्टीशन? सी हियर, देयर आर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कुछ चीज़ें आपको मिलेगी पिछले आंसर से। हेल्पलेसनेस ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस। पहली जो थी वजह क्या थी पार्टीशन की, मतलब सिचुएशन क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या था? तो पहला सर्कमस्टांसेस जो गवर्नमेंट बनी थी 14 मेंबर्स की, वो कमज़ोर थी और कांग्रेस भी कमज़ोर हो गई, तो पार्टीशन को और बढ़ावा मिल गया। सीरियस कम्युनल रियॉट्स, ये क्या है? रियॉट्स, फिर ये लूट, एक अलग शब्द है, इसको भी मत लिखिएगा। ऑफ मुस्लिम लीग एंड ब्रिटिश डिप्लोमेसी, जो सीरियस सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे देश में, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे, लूट रहे थे, तो ये दूसरी कंडीशन थी। देश भर में हिंसा, मारामारी के दौर शुरू हो गया था। अर्लियर नेशनलिस्ट मिस्टर जिन्ना बिकेम कम्युनल एंड डिमांडेड द थ्योरी ऑफ 2 नेशंस इंडिया एंड पाकिस्तान इन अक्टूबर 1938। हमने पहले ही बताया था कि जिन्ना जो थे वो बहुत क्या हो गए थे, कम्युनल, सांप्रदायवादी। ओके, फिर अब देखिए कुछ ये चीज़ें आपको पिछले आंसर से आपको मिलेंगी। इन 1941 द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान बिकेम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लीग। ओके, फिर इन 1942 द क्रिप्स मिशन सपोर्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान एंड एडेड फ्यूल टू द फायर। ये सब पिछले आंसर का है। ऑन 23 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ पाकिस्तान एंड डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं पिछले आंसर की। फिर वही चीज़ ऑन 14 अगस्त 1947 बिकेम इंडिपेंडेंट एंड सोवर्जन स्टेट। किस बात हो रही है? पाकिस्तान की। तो इस तरह से 5th आंसर बहुत ही आसान है। सिर्फ शुरू के 2 पॉइंट्स आपको हमने अलग से दिए हैं, बाकी सब पिछले आंसर से ही दिए हुए हैं। ओके, सो इट इज़ द लॉन्ग आंसर, नाउ इट इज़ completed. Okay, see, so dear students, boys and girls of class 10th, sun moon star, इस तरह से लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गया है। और जो हमारा चैप्टर है ये फ्रीडम मूवमेंट, ये भी कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इससे अक्सर लॉन्ग आंसर्स आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमने इसको जल्दी करवा दिया है ताकि आप इसको तैयार करते रहें। और जल्दी हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। ओके, सो आई विल अनाउंस द चैप्टर, सो प्रिपेयर एंड जो भी हमने काम दिया हुआ है कॉपी वर्क, इसको पूरा करिए ताकि आपका काम कंप्लीट रहे और एग्जाम के लिए आसानी हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।